नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव पास में आते ही भाजपा अपना धर्म वाला कार्ड खेलने लगती है। समाज में आग लगाकर बंटवारा करके चुनाव को 80-20 के फार्मूले पर ले जाती है। आसानी से चुनाव भी जीत जाती है। हालांकि अब तो खुल गया है कि वोट चोरी एक बड़ा कारण है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या ये है कि यहाँ धार्मिक कार्ड चलता नहीं है। यहाँ पर धर्म पर जाति हावी रहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो बड़ी भाई है और बाकी सब उससे बहुत छोटे हैं। अब कांग्रेस ने भाजपा के इसी कद को और घटाने के लिए एक ऐसी चाल चली है कि मोदी शाह सोच में पड़ गए हैं कि अब करें तो क्या करें। कांग्रेस की इस चाल से नीतीश का दांव भी फेल होने लगा है। राहुल गांधी ने पहले भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर किया कि घोषणा करिए, और अब अति पिछड़ा आबादी के लिए एक ऐसी घोषणा लगा दी है जो बिहार से एनडीए का सफाया कर सकती है। तो क्या इस घोषणा में ऐसा क्या है और भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए को यह कैसे भारी नुकसान पहुंचाएगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, जरा सोचिए कि बिहार की राजनीति में इस वक्त किस तरह का माहौल बन गया है। 24 सितंबर को महागठबंधन ने पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प की बैठक करके पटना उद्घोषणा जारी की थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, खड़गे समेत बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे और जो बातें उन्होंने कही वो सिर्फ वादे नहीं थे बल्कि एक साफ इरादा था कि अब बिहार की राजनीति में सबसे बड़े वोट बैंक यानी अति पिछड़े की आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये पटना उद्घोषणा अति पिछड़ा, महिलाओं, छात्रों और संगठनों से बातचीत करके तैयार की गई है। यानी पहली बार किसी ने जनता से सीधा फीडबैक लेकर घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया। अब सोचिए, मोदी शाह वाले मॉडल में ये चीज़ कहाँ होती है। वहाँ तो सिर्फ मन की बात होती है, जिसमें मन भी उनका, तन भी उनका, बात भी उनकी और निष्कर्ष भी वही निकालते हैं। जनता बीच में सिर्फ ताली बजाने और टीवी देखने के लिए रखी जाती है। राहुल गांधी ने यहाँ जनता से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उसी से योजना बनाई। अब जरा 10 वादों पर गौर कीजिए जो महागठबंधन ने किए। पहला वादा अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाने का है। सोचिए, SC/ST एक्ट जैसी कानूनी सुरक्षा अगर अति पिछड़ों को मिलेगी तो कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि यही वो तबका है जिसे सबसे ज़्यादा अपमान, अत्याचार और भेदभाव झेलना पड़ा है। लेकिन आज तक ना बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार ने उनके लिए ऐसी कोई ठोस कानून बनाए हैं। हाँ, चुनाव के वक्त मंच से नारे जरूर लगवाए कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हकीकत में हुआ सबका शोषण और सबका सर्वनाश। दूसरा वादा पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने का है। तीसरा वादा आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का है। यानी सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि विधायी प्रक्रिया से पक्की गारंटी। जबकि भाजपा और मोदी शाह का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया, SC/ST की सूची से छेड़छाड़ की और बिहार में भी जातीय जनगणना से भागते रहे। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो उनकी सारी जुमलेबाजी खुल जाएगी। चौथा वादा है नियुक्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल यानी NFS को अवैध घोषित करना। अब ये NFS क्या है? दरअसल ये सरकार का नया बहाना है आरक्षण को खोखला करने का, खत्म करने का। नौकरी में रिजर्वेशन होने के बावजूद लिख देते हैं कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला, यानी रिजर्वेशन भी दिया और छीन भी लिया। इसे अवैध घोषित करने का साहस सिर्फ महागठबंधन दिखा रहा है। मोदी शाह की सरकार में यह संभव ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही कारपोरेट और ठेकेदारों की जेब में है, जिन्हें सस्ती मजदूरी चाहिए, आरक्षित वर्ग के लिए सम्मान और अधिकार नहीं। अब पांचवा और छठा वादा देखिए। भूमिहीनों को 5 डेसिबल जमीन और शहर में 3 डेसिबल, और प्राइवेट स्कूल में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, SC/ST और पिछड़ा वर्ग को। ये कदम सीधे सीधे गरीब और वंचित तबके को राहत देने वाले हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जब हर गरीब परिवार के पास रहने के लिए जमीन होगी, तब उसका अपमान करने वाला कोई ठाकुर, पंडित, बनिया या कोई भी दबंग या कोई भी अधिकारी नहीं कर सकेगा। ना ये कह सकेगा ये मेरा खेत है, हट जा। यह आत्मसम्मान का सवाल है, सिर्फ जमीन का नहीं। लेकिन मोदी शाह की सरकार ने क्या दिया? बिजनेस वालों को, व्यापारियों को हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम पर। अब ठेकों की बात की जाए तो 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 50% रिजर्वेशन अति पिछड़ा, SC/ST और पिछड़ा वर्ग को देने के लिए वादा है। सोचिए,
अब तक ठेकेदारी सिस्टम कैसे चलता रहा? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो या तो भाजपा से जुड़े होते थे या फिर सत्ता में बैठे नेताओं से वही सारे ठेके उठाते थे और गरीब ठेकेदार सिर्फ टेंडर खरीदने तक सीमित रह जाता था। यह नया प्रस्ताव उनके लिए आर्थिक क्रांति जैसा होगा। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और आरक्षण नियामक प्राधिकरण बनाने का वादा भी क्रांतिकारी है, क्योंकि यह पहली बार होगा कि निजी संस्थानों में भी रिजर्वेशन की सख्ती से निगरानी होगी। वरना अभी तक यही होता रहा है कि कागज पर आरक्षण है लेकिन असल में सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं। क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। अब जरा सोचिए, ये सारे वादे कौन कर रहा है? वो महागठबंधन जिसकी कमान आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता संभाल रहे हैं। वही राहुल गांधी जिन्हें मोदी शाह दिन रात मजाक उड़ाते हैं कि वो पप्पू हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पप्पू ही है जिसने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पटना उद्घोषणा तक जनता से सीधा रिश्ता बनाया। और वही मोदी जो हर वक्त 56 इंच की छाती का ढोल पीटते थे, आज असली मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। कभी माँ को लेकर रोना पीटना करते हैं, कभी घुसपैठिया करते हैं। नीतीश कुमार का हाल भी देख लीजिए। कभी अति पिछड़ों के मसीहा कहलाने वाले नीतीश आज भाजपा की गोद में बैठे हैं, लेकिन अब उनकी सेहत और राजनीतिक हैसियत दोनों ही ढलान पर हैं। भाजपा भी उन्हें बोझ मानने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अभी हाल ही में सही कहा था कि नीतीश को बीजेपी ने मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है। यही वजह है कि महागठबंधन अब अति पिछड़ों को अपना मुख्य आधार बना रहा है। एनडीए वाले भी बेचैन होते हैं। जेडीयू के नीरज कुमार सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में आयोग क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि पहले कहां क्या हुआ, सवाल यह है कि आज कौन क्या करने का वादा कर रहा है। और मोदी शाह के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। उनके पास सिर्फ कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, इस जैसे टूटे रिकॉर्ड है। अब कांग्रेस की CWC की पटना बैठक पर भी एक नज़र डालिए। कई लोग कह रहे हैं कि तैयारी आधी अधूरी थी, हो सकता है, लेकिन ये बैठक अपने आप में एक ऐतिहासिक संदेश है। पहली बार इतने सालों बाद, शायद 40 सालों बाद पहली बार बिहार में CWC की बैठक हुई। ये बात ही बिहार की जनता के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस अब उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेगी। और राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और अति पिछड़ों को साथ में लेकर चलेगी। राजनीतिक प्रस्ताव में भी सब कुछ साफ लिखा गया। मोदी जी की विदेश नीति फेल है, उनकी हक डिप्लोमेसी उल्टी पड़ गई। GST ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ दिया। औद्योगिक विकास ठप होकर रह गया है। चीनी मिलें बंद और पुलिस का इस्तेमाल छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए हो रहा है। यह सब किसी विपक्ष का आरोप नहीं है, बल्कि जनता की रोज की सच्चाई है। अब सवाल यह उठता है कि महागठबंधन की ये घोषणाएं और कांग्रेस की पहल कितना असर डालेगी। जवाब है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा सबसे बड़ा वोट बैंक है और यही वोट बैंक अब भाजपा और नीतीश से खिसक रहा है। अब सोचिए, अति पिछड़ा का नेचुरल अलायंस ना तो भाजपा है और ना RJD, क्योंकि वो ना तो सवर्णों के साथ वोट देंगे और ना ही यादवों के साथ। यही वजह है कि कांग्रेस एक वोट बैंक को अपनी तरफ ले आती है तो ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। मोदी शाह की असली परेशानी यही है कि बिहार से उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। 2014 और 2019 के चुनावों में मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन अब वही चेहरा थक चुका है। रोज रोज की जुमलेबाजी जनता पहचान गई है। बिहार की गली कूचों में अभी सवाल उठ रहा है कि डबल इंजन की सरकार से बिहार को क्या फ़ायदा हुआ। अब सोचिए, अगर बिहार चुनाव में भाजपा की हार होती है तो इसका सीधा असर दिल्ली की गद्दी पर पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मेरे लिए बड़ा जरूरी है जानना। आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।